क्या आपकी हिंदी की तैयारी प्रॉपर वे से नहीं हो पाई है? क्या पर्याप्त तरीके से आप हिंदी में पकड़ नहीं बना पाए हैं? ये सब चीज़ों को आप लोगों को सोचना बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो टाइम है बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, कुछ ही दिन बचे हुए हैं। कुछ ही दिन के बाद आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, इस क्लास के अंतर्गत जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे हिंदी के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार-बार टच किए जाते हैं। एग्जाम का कम समय है, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में जो बार-बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसको तो हर हाल में देखना है, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं लास्ट में पढ़ के अच्छा प्रदर्शन कर जाते हैं, उसके कंपैरिजन में जो शुरू से पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ तो अलग नहीं करते हैं ना। वो क्या सिलेबस से बाहर पढ़ते हैं? नहीं, जो इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वो सारी चीज को वो रट्टा मार के पी जाते हैं, या फिर पूरा तरह से अपने माइंड कैप्चर कर लेते हैं, तभी वो जाकर के एग्जाम देते हैं। तो आप लोगों को पूरा एक तरह से अच्छी तरह से रीडिंग करनी है, जो भी समय बचा है हर एक सब्जेक्ट को मेंशन करके चलनी है। तो इस क्लास के अंतर्गत जितने सारे क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे हिंदी के, ये आपका सिलेक्टेड है, मतलब चुना हुआ क्वेश्चन है। देखिए, कम समय बचा है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि जो क्वेश्चन ना हो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट वो सब भी करा दें, ऐसा नहीं होता। ये सभी क्वेश्चन हम आपके लिए चुन करके लाए हैं, इसलिए आप लोगों को सभी क्वेश्चन को कवर करना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ साथ सभी क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे। काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन आता है आपका हिंदी के अंतर्गत। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया है कि नामवर सिंह का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, नामवर सिंह के बारे में पूरा कविता आप लोग पढ़े हैं, तो नामवर सिंह का जन्म जो दिया गया आपको दिया गया है जीएनपुर या फिर आवाजपुर या फिर कमलापुर या फिर आपका जमालपुर। ठीक है, तो बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएनपुर में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपका व्याकरण से आया है कि दहेज का लिंग निर्णय करें। ठीक है, दहेज जो है, दहेज का लिंग निर्णय करें। ठीक है, यहाँ आपको बताया गया है, काफी सिंपल और आसान क्वेश्चन है। तो ये जो आपका पुरलिंग है, ठीक है, यानी दहेज जो है, दहेज क्या है, एक प्रकार का पुरलिंग है, यानी इसका जो लिंग अगर निर्धारण करेंगे वो आपका पुरलिंग में इसका प्रयोग होगा। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डोरी सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। देखिए, डोरी सिस्टम, एक दहेज के बारे में हम लोगों को ये याद आया कि दहेज के बारे में आपका एग्जाम में निबंध लिखने के लिए आता है। ठीक है, दहेज के बारे में हो गया या फिर गांधी जी के बारे में हो गया या फिर किसी वर्तमान समाज में जो कुरीतियां चलती है, जो रूढ़िवादी चलती है, उसके बारे में अक्सर निबंध लिखने के लिए आता है। दहेज के बारे में अगर आपको निबंध लिखने के लिए आए तो किस प्रकार लिखनी है, ये सारा चीज हम लोगों को बताएंगे, या फिर किसी भी टॉपिक पर अगर निबंध लिखना है तो इसके बारे में हम लोगों को हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पुस्तक का लिंग निर्णय करें। ठीक है, यानी किताब के बारे में, किताब अच्छा है या फिर किताब अच्छी है, कैसे बोलते हैं आप लोग? आप लोग खुद बोलिए तो, किताब अच्छा है कि किताब अच्छी है? नहीं, किताब अच्छी है ऐसे बोलते हैं ना। किताब अच्छी है तो किताब का लिंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि 2024 का जो बैच स्टार्ट हुआ है, होने जा रहा है, तो प्लीज अपने छोटे भाई बहन को, अपने रिलेशन से को जो भी है उनको जोड़ देना है, उनको एक बार इन्फॉर्म कर देनी है। ठीक है, ताकि वो लोग भी जुड़े, वो इधर उधर ना भटके, उसके भी प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो जाए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि नामवर सिंह की रचना, यानी नामवर सिंह की कौन सी रचना है? उनके बहुत सारे रचना है। ठीक है, तो उनकी जो रचना आपके पुस्तक में जो मेंशन की गई है, परगीत और समाज। ठीक है, ये जो रचना है नामवर सिंह के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? ठीक है, जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता। ठीक है, ये जो है शीर्षक है कविता का, मतलब एक तरह से कहानी का कुछ शीर्षक होता है ना, कहानी का नाम, पूरा कहानी रिलेटेड कर दिया। जैसे कि कोई मूवी बनता है तो मूवी का तो पूरा काम होता है, लेकिन उसका नाम दिया जाता है। उसी तरह से कोई कविता लिखी जाती है तो उसका नाम दिया जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, शीर्षक कविता, यानी शीर्षक लाइन बोलते हैं। जैसे कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? तो ये जो रचना है बिल्कुल आपका हो जाएंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसके? गजानन माधव मुक्तिबोध की ये रचना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? ठीक है, बिहार में, या फिर जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, दिल्ली में, या फिर छत्तीसगढ़ में, या फिर पंजाब में? तो आप लोग बिल्कुल जानते हैं इनका जो जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया? ठीक है, एमए के बारे में पूछा गया है, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से एमए किया? तो उन्होंने जो एमए की डिग्री प्राप्त की थी आपका नागपुर विश्वविद्यालय से। कहां से? नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए पास किए थे, यानी मास्टर की डिग्री ली थी उन्होंने आर्ट्स में। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जूठन क्या है? जूठन के बारे में आप लोग पूरा पढ़े हैं। देखिए आपके बुक में जो मेंशन है वो आपका रेखा चित्र, सब्जेक्ट चित्र, कहानी, एकांकी, ये सारा चीज आपका दिया गया, आत्मकथा, कविता, ये सारा चीज आपका चैप्टर में, यानी आपके बुक के सिलेबस में दिया गया है। तो जूठन जो है एक प्रकार का आत्मकथा है, यानी बायोग्राफी है। ठीक है, आत्मकथा है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काफी सिंपल और इजी जो क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से, तो संधि विच्छेद सब इतना इजी पूछा जाता है, समास इतना इजी पूछा जाता है, आप लोगों को टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। ग्रुप को अगर अच्छी तरह से पढ़े हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वह सारा चीज तो आपका होता ही है। ग्रामर में संधि वगैरह पूछे जाते हैं तो आप शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, संधि के बारे में 10th क्लास 8th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिर्फ ग्रामर को थोड़ा सा पलट करके देख लेनी है, व्याकरण को क्या संधि समास है और आपका सर्वनाम संज्ञा ये सब तो आपको आता ही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो रचना है उनके द्वारा जो रचे गए हैं, तो बिल्कुल आपका जूठन जो पढ़े हैं, जूठन के इतना इंटरेस्टिंग के साथ आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो जूठन किसके द्वारा रचे गए, वो आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा रचे गए हैं। यानी इनका जो लेखक है जूठन का, वो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। ठीक है, अब पूछा गया है कि ओम प्रकाश ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी। ठीक है, नाट्यशाला की जो स्थापना की थी, उनके नाट्यशाला का नाम आपको पूछा गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं मेघदूत, यानी मेघदूत जो नाट्यशाला है, इनकी जो स्थापना की थी ओम प्रकाश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है। ठीक है, तो रघुवीर सहाय की कविता है जो आपका काफी फेमस है, अधिनायक। ये जो अधिनायक कविता है, कभी मैंने आपको क्या बताया कि कविता भी दिया गया है, आत्मकथा, एकांकी, सारा चीज आपका बुक में मेंशन है। तो इस चीज को आपको तो याद रखना ही है कि कौन सा कविता, कौन सा एकांकी किस लेखक द्वारा लिखे गए और उनका जन्म डेट क्या है, उनका बायोग्राफी क्या है। उसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि ये जो लेखक लिखे, कविता दी है मेरे बुक में, या फिर एकांकी दी है, या फिर आत्मकथा दी है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। ठीक है, यानी कहेंगे कि रघुवीर सहाय के द्वारा आपके सिलेबस में, आपके बुक में दिया गया एक तरह से जो मतलब पाठ है उसका नाम दे देगा, अधिनायक दे देगा आपको। ठीक है, और पूछेगा कि ये एकांकी है, लेख है, आत्मकथा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहां आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी है। पूरा आपका सिलेबस जो बुक है उसका फर्स्ट पेज जो है उसमें सारा चीज आपका क्लियर किया गया है। ठीक है, तो उसमें आप लोग ध्यान देंगे, उसको याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हाथ पैर में कौन सा समास है। देखिए सिंपल सी बात है, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जहां भी आपको योजक चिन्ह दिखे, योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह जहां दिखे तो सिंपल से आंख बंद करके आप लोग को लगा देना है द्विंदव समास। क्या है ये? द्विंदव समास है। जैसे कि कौन सा, ठीक है, ये इसमें योजक चिन्ह है ना, योजक चिन्ह आए तो द्विंदव समास आंख बंद करके आपको लगा देना है। ठीक है, जिससे पहले अगर कोई भी शब्द से पहले अगर संख्या आए तो उसको बोलते हैं द्विगु। द्वि क्या है आपका? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। द्वि का मतलब होता है दो। अगर किसी भी शब्द से पहले अगर संख्या दिखे, या फिर प्रथम दिखे, या फिर आपका अष्ट दिखे, या फिर अष्ट दिखे, या फिर नवम दिखे, या फिर आपका बहुत सारे संख्याएं होते हैं। ठीक है, अगर ये सब दिखे तो आपका द्विंदव होता है। तत्पुरुष में क्या होता है कि कर्ता ने कर्म को करण से कर्ता के लिए, संपादन के लिए, संबोधन काके की, यानी इसमें कारक चिन्ह आपको दिखेगा तत्पुरुष में। ठीक है, और अवयवी में क्या होता है कि अवयवी जो समास होता है ना, अगर वो जिस शब्द का आपको अवयवी समास पूछा जाता है तो उस शब्द में आपका उपसर्ग लगा रहता है। ठीक है, उपसर्ग, यानी जब वो शब्द को तोड़ेंगे तो आपका पहला उपसर्ग मिलेगा और एक शब्द मिलेगा जिसका कुछ ना कुछ अर्थ है। ठीक है, उसको बोलते हैं अव्ययी समास। ठीक है, असमास और जो आपका संधि है काफी इजी है, ये सब इजी जो पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक बात मैं बता दूं, योजक चिन्ह आप लोगों का पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, आपका सिलेबस में जो भी है, आप जिसको नहीं पढ़े हैं तो उनको याद भी हो जाएगा। योजक चिन्ह जो है ना, इसके साथ अगर कविता में सा से सी आ जाए, ठीक है, सा आ जाए, से आ जाए, या फिर सी आ जाए, ठीक है, ये तीनों अलग अलग है, सा से सी आ जाए योजक चिन्ह के साथ है ना, उसको बोलते हैं उपमा अलंकार। ठीक है, और सिर्फ योजक चिन्ह आए तो उसको बोलते हैं रूपक अलंकार। क्या बोलते हैं उसको? रूपक अलंकार। अगर किसी भी शब्द या फिर किसी भी वर्ण या स्वर का अगर एक से दो बार या दो से तीन बार अगर रिपीट हो रहा है, दो से तीन बार अगर रिपीट हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि अलंकार भी नहीं छोड़ा है, यानी बोर्ड में अलंकार से भी क्वेश्चन आता है आपका कभी कभी। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि यथा समय में कौन सा समास है। ठीक है, तो यहाँ 13 का आपको पूछा गया यथा समय। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि ये एक शब्द है, जब इसको अभी मैंने आपको क्या बताया अव्ययी समास के बारे में। ठीक है, तो अव्ययी समास क्या होता है? द्विगु समास नहीं होगा, क्योंकि इसके आगे तो संख्यावाचक है नहीं, तो ये आपका तो गया। योजक चिन्ह का आपको दिखता है कहीं? नहीं दिखता है, तो ये आपका द्विंदव भी नहीं होगा। काके की आपको, इसको अगर तोड़ेंगे यथा समय को, काके की आपको मिलेगा, या फिर कारक चिन्ह मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा। तो तत्पुरुष भी नहीं होगा। हाँ, यथा समय को अगर आप तोड़ते हैं, यहाँ देखिए यथा समय को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या मिलता है? यथा जोड़ समय। ठीक है, यथा जोड़ समय, इसको हम तोड़ेंगे ना तो क्या मिला? यथा जोड़ समय। ये एक शब्द है ना, ये क्या है? प्रॉपर शब्द है। ये एक ऐसा शब्द होना चाहिए जिसका कुछ ना कुछ अर्थ हो। ये नहीं कि अनार, अनार का जो करेंगे इसका क्या करेंगे? और जो नार, अनार, ये क्या? इसका कोई नार का कोई अर्थ होता है तो इसका मतलब संधि विच्छेद ये नहीं होगा, मतलब इसका कोई भी उपसर्ग नहीं है, नार का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन समय का अर्थ होता है, तो इसका आप सही सही इसका मतलब संधि विच्छेद किए हैं तो समय से पहले क्या लगे? यथा। तो ये क्या है? उपसर्ग है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस शब्द से पहले उपसर्ग हो वो आपका क्या होगा?
अवयवी भाव समास, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रतिदिन में कौन सा समास है। मैंने आपको क्या बताया कि कहीं अगर संख्या दिखे या फिर आपका क्वांटिटी दिखे या फिर आपका एक तरह से किसी निश्चित समय या फिर निश्चित वस्तु को दर्शाने की बात की गई हो किसी शब्द के माध्यम से, वो आपका आ जाता है आपका द्विगु समास में। सॉरी मिस्टेक हो रहा थोड़ा सा, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतिदिन में पूछा है ना 14 नंबर क्वेश्चन है ना, 14 का जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका कर्मधारय हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ संख्या नहीं है ना, कर्मधारय हो जाएंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है। ठीक है, तो अधिनायक शीर्षक कविता जो एक प्रकार का बिल्कुल आपका हो जाएंगे व्यंग्य कविता, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया कि 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। 1926 में जो भगत सिंह ने जो दल का गठन किया था, वो दल का नाम है नौजवान भारत सभा। क्या नाम है, नौजवान भारत सभा। ये चीज आप याद रखेंगे, पूछा जाता है। देखिए बुक में जो सब क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन लगभग आपका यहाँ दिया गया है। ठीक है, देखिए रात का विलोम शब्द पूछा गया, तो बच्चा भी बता देगा भाई, दिन, इसमें भी आपको बोलना जरूरी नहीं है, सिर्फ देख के आगे निकल जाना है। ठीक है, विशेष शब्द का विलोम पूछा गया। ठीक है, विशेष का मतलब होता है खास यानी प्रॉपर, और सामान्य का मतलब होता है जनरल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। ठीक है, भगत सिंह ने, यानी भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, यानी भगत सिंह को अपने लिए सजा के संबंध में क्या विश्वास था, क्षमा का या फिर नरम व्यवहार का या फिर मृत्युदंड का या फिर आजीवन कारावास का। तो उनको जो एक तरह से विश्वास था, उनको बिलीव था आपका मृत्युदंड का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। यानी उनको जो सजा दिया मतलब दिया गया, तो उनको मतलब एक तरह से विश्वास था कि हमको मृत्युदंड दिया जाएगा। ठीक है, यानी उनको विश्वास था, बिलीव था, और वही हुआ। ठीक है, देखिए पूछा गया कि प्रिंस क्रोपोटकिन, क्या पूछा गया कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। ठीक है, तो ये जो थे एक प्रकार के बहुत बड़े मतलब एक तरह से अर्थशास्त्री थे प्रिंस क्रोपोटकिन। जैसे कि आपका एडम स्मिथ के बारे में पढ़े हैं, पीगू के बारे में पढ़े हैं, रॉबिन्स के बारे में पढ़े हैं, मार्शल के बारे में पढ़े हैं, ये सब क्या बड़े बड़े अर्थशास्त्री थे। उन्हीं में से एक अर्थशास्त्री प्रिंस क्रोपोटकिन थे। ठीक है, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। तो रघुवीर सहाय जो कवि है वो आपका आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं, किसमें, मॉडर्न एज, यानी मॉडर्न एज में, यानी आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नयन का आपको संधि विच्छेद करना है। ठीक है, संधि विच्छेद जो होगा वो आपका काफी सिंपल और वे में सिंपल वे में आपको करना है। देखिए नेज और अन बराबर क्या होगा, नयन, नेज और एन बराबर क्या होगा, नयन हो जाएगा। ठीक है, संधि के कितने प्रकार हैं, टोटल संधि के जो प्रकार हैं वो आपका 3 प्रकार पर कहा गया, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि। ठीक है, विसर्ग संधि, स्वर संधि और व्यंजन संधि पढ़े हैं कि नहीं, टोटल 3 प्रकार पढ़े हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 23 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पूछा गया है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी विधा है, यानी कौन सी विधा है, किसकी विधा है, कैसी विधा है। तो ये जो है एक प्रकार का, मैंने आपको क्या बताया, निबंध है, डायरी है, फिर लघु कथा है, फिर नाटक है। तो ये जो एक प्रकार का नाटक है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन, यानी जिंदगी में कुछ करने के लिए अकेला ही रहना पड़ता है। ठीक है, यानी अकेला ही रूम में स्टडी करना पड़ता है, दूसरे कोई आ जाएंगे तो डिस्टर्ब होगा ही 100%। यानी एक जो इफेक्टिव रीडिंग होता है, ये मतलब मेरे अनुसार इफेक्टिव जो रीडिंग होता है ना, वो आपका अकेलापन में होगा। ठीक है, किसी के बगल में बैठेंगे तो आपका रीडिंग सेटिंग से नहीं हो पाएगा, स्टडी सेटिंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी लॉक हो जाएंगे। अब देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कृति है। तो ये जो लिखे गए, ये जो कृति है, ये आपका मलियज के द्वारा लिखी गई कृति है, ऑप्शन आपका ए लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा गया कि चंद्रमौली में कौन सा समास है, चंद्रमौली में कौन सा समास है। अब देखिए इसमें जो समास हो जाएंगे आपका बहुब्रीहि समास हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो अर्थ होता है कुछ, लेकिन ये दर्शाता कुछ और है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आजीवन में कौन सा समास है। ठीक है, आजीवन में कौन सा समास है, 27 आपके स्क्रीन पर हम रखे हैं, सिंपल है, बताएंगे तो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आज और जीवन, मैंने आपको क्या बताया कि इसको तोड़िए। ठीक है, जब तोड़ेंगे तो इसका 2 शब्द मिलेगा। जीवन का तो कुछ ना कुछ अर्थ होता है ना, जीवन का मतलब क्या होता है, जिंदगी यानी लाइफ होता है, इसका तो कुछ अर्थ है, ये तो एक शब्द है भाई। जब शब्द से पहले कोई मतलब आ लग जाए, ये आपका उपसर्ग आ जाए, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अब ये भी भाव हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि मलियज किस दौर के कवि हैं, यानी मलियज जो है कौन सा दौर के कवि हैं, किस काल के अंतर्गत आते हैं। तो ये नई कविता के अंतिम दौर, ठीक है, यानी नई कविता के अंतिम दौर के आपके मलियज आते हैं। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। विनोद कुमार शुक्ला ने कौन सी कविता लिखी। तो विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा जो कविता लिखी गई वो आपका प्यारे नन्हे बेटे को, ठीक है, प्यारे नन्हे बेटे को ये जो कविता लिखी गई विनोद कुमार शुक्ला के द्वारा ये कविता लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिए पूछा गया कि रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार
विनोद कुमार शुक्ला को कब दिया गया, कब प्रदान किया गया। ठीक है, काफी सिंपल है, पूछा गया है सिंपल वे में कि बताएंगे कि रघुवीर साहब को जो पुरस्कार दिया गया था ये कब दिया गया था। तो आपके ये जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का आपको बताना है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1990 ईस्वी में। कब? 1990 ईस्वी में दिया गया था। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कारक का कौन सा परिभाषा सही है। कारक का मतलब कौन सा परिभाषा सही है। ठीक है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो या फिर जो किसी शब्द का क्रिया संबंध बताए वो कारक है। जो क्रिया का संपादन करे उसे कारक कहते हैं। बिल्कुल आपका 31 का हो जाएगा। जो किसी क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो वही क्या है, आपका कारक है। ठीक है, कारक ने, कर्ता को, कर्म से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से, और संबंध काके की, उसके बाद संबोधन हे अरे, ये सब चीज याद रखेंगे क्योंकि आपको पूछा जाता है चिन्ह। चिन्ह पूछा जाता है, दे देगा आपको संप्रदान और बोलेगा कि इसका चिन्ह बताओ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा आपको, ऑप्शन में आपको टिक करना है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया कि कारक के कितने भेद होते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। कर्ता ने क्रम को करण से, कर्ता ने क्रम को करण से, जैसे मैंने अभी को रिपीट किया, कितना बार और रिपीट करेंगे आप लोग भी सुन के एक तरह से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है। कारक के जो टोटल 8 भेद है ना, तो उसको हर हाल में याद रखना है। समास, उसके बाद हो जाएगा आपका संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और विलोम। ठीक है, और पर्यायवाची शब्द तो लगभग याद ही है, 8th क्लास से ही 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो पर्यायवाची शब्द को आप लोग लगभग पहचान ही लेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि 1999 में विनोद कुमार शुक्ला को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो 1999 में जो उसको पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकेडमिक पुरस्कार, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया कि तिरिच के लेखक कौन है। ठीक है, तो तिरिच के जो लेखक हैं वो आपके उदय प्रकाश जी है। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तिरिच क्या है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया कि किसने कौन सा क्या लिखा, कौन सा कविता दिया है या फिर व्यंग्य दिया है, फिर एकांकी दिया है, इसमें भी आपको पूरा क्लियर रहना है। वो एकांकी लिखने वाले कविता का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, वो एकांकी में क्या मतलब करेक्टर है, क्या क्या विधाएं हैं, ये सारा चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, तो तिरिच जो है एक प्रकार का बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए कि महेश में कौन सा संधि विच्छेद हो जाएगा। महाज और इश बराबर क्या हो जाएगा, 36 बताएंगे। महाज और इश बराबर महेश, इसका संधि विच्छेद आपको पूछा गया। ठीक है, देखिए सदाचार में कौन सा संधि विच्छेद होगा, सद जोड़ आचार या फिर सदाचार। तो बिल्कुल यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का हो जाएगा आपका सद जोड़ आचार बराबर सदाचार, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए कह रहा है कि तिरिच कहानी किस शैली में लिखी गई है, तो कौन सा शैली में लिखी गई है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे आत्मकथा शैली में, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया कि अशोक वाजपेयी जी ने कौन सी कविता लिखी, तो उनके द्वारा जो कविता लिखे गए हार जीत। ठीक है, हार जीत जो कविता है इनके द्वारा जो लिखे गए, ये कविता किनके द्वारा रचे गए हैं, ये अशोक वाजपेयी जी के द्वारा रचे गए हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि अशोक वाजपेयी की मां का क्या नाम था, तो उनके जो मां का नाम था, उनका मां का नाम था निर्मला देवी। क्या नाम था, निर्मला देवी, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए कह रहा है कि ओ सदानीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया, किसको निमित्त बनाकर लिखा गया ओ सदानीरा। बिल्कुल ये कहानी इतना इंटरेस्ट के साथ आप लोग पढ़े हैं। गंडक को, किसको, गंडक को एक तरह से निमित्त बनाकर के ओ सदानीरा लिखा गया था। निबंध में उपसर्ग बताएं। निबंध में आपको क्या बताना है, उपसर्ग बताना। देखिए यहाँ जो उपसर्ग होगा 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, काफी सिंपल है। 42 का जो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा बताना। चलिए यहाँ जो एक तरह से निबंध में उपसर्ग होगा नी जो बंध, बंध का मतलब समझते हैं ना, बंध का मतलब, बंध मतलब पत्र होता है ना, बंध का मतलब क्या होता है, पत्र होता है ना, जैसे कि साख बंध है, उसके बाद आपके बहुत सारे चीज हैं। तो ये क्या है, बंध का कुछ ना कुछ ये शब्द है, ये एग्जिस्टेंस है इसका। ठीक है, नी क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दुस्साहस में उपसर्ग बताएं। दुस्साहस, ठीक है, दुस्साहस, यहां देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। तो ये दुस्साहस यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यंत में आपको क्या करना है, उपसर्ग बताना। अतिज और अंत क्या होता है, अतिज और अंत बराबर अत्यंत, अतिज और अंत बराबर अत्यंत। ऑप्शन आपका 44 का ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि अतिज और अंत देखिए आपको तोड़ना ऐसा है कि दूसरे जो शब्द है ना, ये शब्द मैंने आपको क्या जो कहा कि अतिज और अंत। ठीक है, तो ये कोई अंत मतलब क्या होता है, एंड, ये शब्द है ना, ये क्या है, शब्द है, इसका एडजस्टर्स है। किसी भी काम को अगर जब पूरा कर लिया जाता है हम लोग क्या बोलते हैं, अंत बोलते हैं, अंत हो गया। तो मतलब इसका शब्द, ये शब्द का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। अगर ये इस शब्द का अगर मीनिंग नहीं होगा ना, तो फिर आपका तोड़ना गलत है। फिर वहां क्या आपका तोड़ना गलत है, तो फिर अगर तोड़ना गलत है तो आपका टिक जो करेंगे ये जो आएगा ये भी गलत हो जाएगा। जब गलत हो जाएगा तो पूरा नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कंडीशन लगाया कि ये लास्ट वाला जो शब्द मिलता है ना, इसका अर्थ होना चाहिए, ये एग्जिस्टेंस करना चाहिए। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। तो थारन जो शब्द है वाक्य शब्द से विकसित है, बिल्कुल हो जाएगा थार से। थारन किससे विकसित है? थार। यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अशोक वाजपेयी जी का जन्म कहां हुआ था। तो अशोक वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ था ये हुआ था दुर्ग छत्तीसगढ़ में। मैंने आपको क्या बताया, छत्तीसगढ़ पहले ये क्वेश्चन आया था, कभी छत्तीसगढ़ देगा कभी दुर्ग छत्तीसगढ़ देगा, तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखिए शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है। तो शिक्षा पाठ के जो रचयिता हैं, इनके जो लेखक हैं जे कृष्णमूर्ति। अब देखिए जे कृष्णमूर्ति के बारे में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में आप लोग जानते हैं, बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षा अभी चलता है। पहले क्या था? शिक्षक केंद्रित शिक्षा। शिक्षक केंद्रित शिक्षा का मतलब ये था कि शिक्षक ही मेन रोल निभाएगा, शिक्षक के द्वारा ही, मतलब शिक्षक जो कहेगा वही करना है, लेकिन अभी बाल केंद्रित है। ठीक है, गिजुभाई बधेका, बहुत सारी चीजें जय कृष्ण मूर्ति हैं, बहुत सारी चीजें गिजुभाई बधेका इनके साथी थे, मतलब इन्हीं क्षेत्र में। और जय कृष्ण मूर्ति जो है इन्होंने बहुत सारी बुक लिखी है, यानी इसके बहुत सारे बुक हैं बाल के क्षेत्र में, बच्चों को कैसे पढ़ाना है कैसे नहीं पढ़ाना है। ठीक है, तो इसके बारे में बहुत सारा थ्योरी उन्होंने दिया है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आप ट्रेनिंग लेंगे ना तो इनका पूरा एक बुक ही पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर पूछा गया कि जय कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कीर्ति क्या है। ठीक है, तो उनकी जो शिक्षा की कीर्ति मैंने आपको क्या बताया कि इसका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कैसे पढ़ाना है बच्चों को कैसे नहीं पढ़ाना है। तो संभाषण ये एक क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार का कीर्ति है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जहां पहुंचना कठिन है वहां कौन पहुंच जाते हैं। तो जहां जो पहुंचना कठिन है ना वहां पहुंच जाते हैं दुर्गम। यानी जहां अगर सॉरी मिस्टेक हो रहा, जहां पहुंचना कठिन है तो उसको बोलते हैं दुर्गम। मैंने आपको कविता में पढ़ाया था कि जहां कोई नहीं पहुंचता वह कवि की आवाज पहुंच जाता, शायद ऐसे ही कुछ था लाइन लिखा हुआ। जहां कोई नहीं पहुंचता वह कवि का हुंकार, कवि का आवाज पहुंच जाता है। ठीक है, कवि की लाइनें पहुंच जाती है। तो यहाँ जो जहां पहुंचना कठिन है तो उसको बोलते हैं दुर्गम, जो मिलना कठिन है उसको बोलते हैं दुर्लभ। ठीक है, जो मिलना कठिन है उसको बोलते हैं दुर्लभ। जो एक तरह से काम अच्छा नहीं है, उसका परिणाम सही नहीं होता, उसको बोलते हैं दुष्कर। ठीक है, ये सारा शब्द आप लोग समझिए, यानी अनेक शब्दों के एक शब्द पढ़े हैं कि पर्यायवाची शब्द के बाद आपका मेंशन किया जाता है अनेक शब्दों के एक शब्द, यानी अनेक शब्दों में एक शब्द में क्या होता है कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण किया जाता है, यानी पूरे एक वाक्य को मिलाकर के एक ही वर्ड में समेट दिया जाता है। ठीक है, पूरा हटाओ। ठीक है, यानी एक ही वर्ड से एक ही शब्द से पूरा वाक्य का मीनिंग निकल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नहीं देखिए पूछा गया कि छात्रों के रहने का स्थान कहलाता, तो उसको क्या बोलते हैं? छात्रावास बोलते हैं ना। कितना सिंपल पूछा गया, छात्रावास बोलते हैं। महाविद्यालय यूनिवर्सिटी, यानी आपका यूनिवर्सिटी कॉलेजेस पास करने के बाद आपका यूनिवर्सिटी होता है। विद्यालय आपका जीरो, मतलब एक तरह से कहाँ तक होता है, यानी विद्यालय जो होता है आपका 0 to 12 होता है। ठीक है, कोचिंग में जो आप लोग पढ़ते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को जाना। 50 क्वेश्चन में जो कमांड है उसको बेहतर किया हम लोगों ने। ठीक है, और ये बुक पर्सन से जो क्वेश्चन होंगे ना वो लगभग सभी क्वेश्चन को यहाँ आपका टच किया गया है, और यहीं से आगे क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से ही आता है। बच्चे जो बोलते हैं एग्जाम हॉल से बाहर निकल के बाद कि सिलेबस से बाहर क्वेश्चन पूछा गया है, उनसे पूछिए जो चुपचाप एकदम सेंटर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उनको पूछिएगा तो उनको बता देगा कि जो है क्वेश्चन सिलेबस के अंदर से है। क्यों वो चुपचाप निकल जाता है? क्योंकि उनका एग्जाम अच्छा जाता है, वो क्या मतलब हल्ला करेंगे, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो होता है हर बार सिलेबस से ही आता है, इसलिए आप लोगों को सिलेबस के अंदर पढ़नी है। मैं आप लोगों को एक बात ये बता दूं, जैसे आपको एक तरह से मतलब कोई भी बुक के पीछे, कोई भी गाइड के पीछे नहीं भागना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि गाइड वगैरह पढ़ लेते हैं, कमेंट करते हैं नहीं सर इसका नहीं, इसका ये होगा, इसका वो होगा। गाइड वगैरह जो होता है अक्सर गलत होता है, चाहे वो किसी भी प्रिपरेशन का कोई भी कंपटीशन का गाइड हो, अक्सर उसमें गलत रहता है। जो बुक होता है, टेक्स्ट बुक होता है, उसको फॉलो कीजिए, जो आपका एनसीईआरटी बुक है उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग क्लास में बने रहिए, जो भी चीज प्रोवाइड की जाती है अच्छी तरह से आप लोग कवर कीजिए, और तैयारी को इसी तरह से जारी रखिए। बेटर रिजल्ट होगा, बेटर प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नई बार जुड़े हैं तो। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।